हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे सिल्विया प्लैथ यूनिट 50 हर लाइफ एंड वर्क्स। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द पोइट्री ऑफ सिल्विया प्लैथ, जिनका जन्म 1933 में हुआ एंड डेथ जो है 1963 में हो गई थी, वी नीड टू बी अवेयर ऑफ एट लीस्ट 3 क्रूशियल बायोलॉजिकल फैक्ट्स. नंबर 1, विच कास्ट देयर शेडो ऑन हर वर्क. तो नंबर 1 है premature death of her father when she was barely 8. Second है the separation from her husband Ted Hughes. And third है her suicide attempts. The first unsuccessful one at the age of 21 and the final successful attempt in her 30th year. On these 3 events as based the major poetry of Sylvia Plath. Plath's first collection of poems, The Colossus, published in 1956, comprises poems that may best be described as apprentice poems because they seem docile, well-behaved and contain no innovations and surprise. तो पहली इनकी जो पोएम थी, कलेक्शन ऑफ पोएम्स थी, वो थी कॉलोसस 1956 में, जो कि पब्लिश हुई थी. और उसमें ये पोएम जो थी ना, अप्रेंटिस पोएम्स बोला जाता है इनको. वो इसलिए बोला जाता है बिकॉज बहुत ही वेल बिहेव्ड थी, कोई इसमें इनोवेशन नहीं थी और कोई सरप्राइज नहीं था. ओके तो इट वाज अच्छा. सेकंड उनकी पोएट्री की कलेक्शन है एरियल. It was a poetry of the last months of her life in which Plath let go of all restraints and without bothering about irrelevant concerns spoke in a highly individualized voice. तो एरियल जब पोइट्री जो पब्लिश हुई थी तो वो कैसी थी, उसमें सिल्विया प्लैथ ने जितने भी उनकी बंधन थे, रेस्ट्रेंट्स थे, उन सबको खोल के उन्होंने बात की थी और इररेलेवेंट चीज़ें भी बोली थी और बहुत ही हाईली इंडिविजुअलाइज्ड वॉइस थी. बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी बातें रखी थी. दीज पावरफुल पोएम्स आर कॉल्ड एरियल, पब्लिश्ड पोस्थमसली, मीन्स उनकी डेथ के बाद. The poems in which these 2 volumes belong to a transitory phase and are collected in Crossing the Water and Winter Trees. अब इन दोनों के बीच में, कोलोसस और एरियल के बीच में जो पोइट्री थी उनकी, उसका नाम था क्रॉसिंग द वाटर एंड विंटर ट्रीज. देर इज़ ऑल्सो अ फिक्शनलाइज्ड ऑटोबायोग्राफी entitled द बेल जार. मतलब ऑटोबायोग्राफी तो थी लेकिन उसमें कुछ फिक्शनल एलिमेंट्स उन्होंने डाले थे. दैट Sylvia Plath published under the synonym of Victoria Lucas in 1963, है ना. तो बेलजार इस तरह की थी. And a collection of short stories and prose pieces, Johnny Panic and the Bible of Dreams, ठीक है. It is on these few volumes that Sylvia Plath fame rests today. इतना फेमस हो गई थी इनकी वजह से, आज भी इन पोएम्स की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं. द प्लैथ कल्ट flourished in the 60s after her suicide and fanned the feminist movement. उनकी डेथ के बाद जो है सिल्विया प्लैथ को मानने वाले लोग बहुत बढ़ गए थे, पढ़ने वाले लोग. It has cooled since then and we may now make an objective assessment of the merits of Sylvia Plath's achievement. उनकी पोइट्री को बहुत पसंद किया जाने लगा था. द पोएम्स, उनकी पोएम्स को हम एक एक करके अब डिस्कस करेंगे. The Colossus. Sylvia Plath's first volume of verse is appropriately called The Colossus. Although Plath doesn't refer to it, the title brings to mind the well-known lines from Shakespeare's Julius and Caesar, describing the describing the hero of the play. तो कैसे डिस्क्राइब किया जा रहा है जूलियस सीजर में हीरो को? वाई मैन ही डॉथ
bestride this narrow world and like a colossus. ये colossus वर्ड जो है वो सिल्विया प्लैथ ने लिया था जूलियस एंड सीजर से, लेकिन कभी भी मेंशन नहीं किया है ये सिल्विया प्लैथ ने. It is such a gigantic figure that towers over the landscape of Sylvia Plath's early work, representing none other than the poet's dead father, much missed, much grieved for. सिल्विया प्लैथ के अर्ली वर्क में ये जो कॉलोसस है, जाइगेंटिक फिगर है, ये दिखती है एंड पोइट के फादर को रिप्रेजेंट करती है, जिनकी को बहुत याद किया जा रहा है और जिनको जो है वो रोया भी जा रहा है उनके लिए. इट इज़ द एब्सेंस ऑफ द फादर दैट शेप्स मच ऑफ प्लैथ्स वर्क, है ना. उनके जो काम है उसमें फादर की एब्सेंस को बहुत ज़्यादा दिखाया गया है. Her poems record her reaction to this personal loss. The reaction takes on many forms. Sometimes the poet seems to accept it with resignation, whereas on other occasions she rages against the injustice of having to lose a parent. तो वो इन पोएम्स में वैसे तो कई तरह से अपने इस लॉस को बता रही हैं. कहीं तो वो एक्सेप्ट कर रही हैं उसको, और कहीं जो है इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं. वो बोल रही हैं ये तो इनजस्टिस है किसी के पेरेंट्स का जाना. There is a sense of shock and betrayal, an occasional refusal to come to terms with the reality of death. एक शॉक की भावना है, बिट्रेयल की भावना है, और वो इस डेथ को मान नहीं रही हैं कि वो डेथ हुई है. The father's absence is one that grows like a tree, as a later poem puts it. It grows to the towering heights of a colossus, sometimes seen as man in black or as a cruel tyrant. Tyrant means dictator. तो जो फादर की एब्सेंस है, जो कि एक ट्री की तरह ग्रो कर रही है, फादर की एब्सेंस, उसमें वो उनको कई बार वो उनको मैन इन ब्लैक और एक डिक्टेटर की तरह मानती है कि वो क्रूअल डिक्टेटर हैं. Thus he is not just a benevolent father figure. इस तरह से वो कोई एक benevolent father figure नहीं है, but also a malevolent force portending doom and destruction. But वो एक तरह से malevolent भी हैं, ठीक है, मतलब डिक्टेटर टाइप है ना. द पोएट्स एटीट्यूड टूवर्ड्स द कॉलोसस इज़ एन एम्बिगुअस वन. कॉलोसस जब पोएम लिखी गई थी तो उनका जो एटीट्यूड था इस कॉलोसस के लिए, इस फिगर के लिए, ये डबल था. एक तरफ उनको प्यार था, एक तरफ उनको नफ़रत थी. इन द फर्स्ट प्लेस बिकॉज इट इज़ मोल्डेड ऑन हर फादर, देर इज़ अ फीलियल अटैचमेंट एंड लव, है ना. फैमिली और जो लव होता है, अटैचमेंट होती है, वो दिखाई गई है. बट एट द सेम टाइम बिकॉज द फादर बाय डाइंग हैज़ डिजर्टेड हर हिज चाइल्ड, दिस इज़ अ रिजेंटमेंट अगेंस्ट टाइम. तो ये एक तरह से फादर चले गए बच्चे को अकेला छोड़ के, तो एक रिजेंटमेंट भी है, गुस्सा भी है. सच आर द डिकोटोमस फीलिंग्स दैट प्लैथ एक्सप्रेसेस इन रिलेशन टू हर फादर थ्रू द कॉलोसस इमेज. कॉलोसस की इमेज से वो अपने फादर की इस तरह की फिगर को बता रही हैं और वो फीलिंग्स शेयर करती हैं. अपने फादर के लिए उनका कैसा रिलेशनशिप है वो भी वो बताती हैं. दिस टाइटल of the Colossus speaks of a dilapidated fallen statue of gigantic proportions with weeds and wild grass growing all over it. तो ये जो पोएम है, टाइटल कोलोसस नाम की जो पोएम है, इसमें एक डिलैपिडेटेड एक मतलब उजड़ती हुई या गिरती हुई एक टॉल स्टैचू की बात की गई है, जो कि बहुत बड़ी है, जिसपे कि वीड्स और वाइल्ड ग्रास ग्रो कर गया है. Plath establishes a contrast between past glory and present downfall, and also between the big and the small. जो सिल्विया प्लैथ है वो एस्टेब्लिश करती है, एक पास्ट के बारे में बात करती है और प्रेजेंट डाउनफॉल
को भी बताती है, बिग बड़ा और छोटा सब कुछ इसमें बताया गया है। बिग जो है स्टैचू है और स्मॉल जो है वो एज एन एंट अपने आप को कंसीडर कर रही हैं। द presented in the same framework as the fallen god is a tiny persona। एक तो बहुत बड़ा एक स्टैचू है, लेकिन साथ में एक टाइनी पर्सोना भी है। Who in contrast with a massive statue is an ant in mourning and must हाँ बहुत बड़े एक फिगर है, उसके साथ एक छोटा एक मैसिव स्टैचू है, उसके साथ एक एंट है जो कि रो रही है। मतलब बहुत बड़ी चीज़ भी दिखाई गई है और सबसे छोटी चीज़ भी दिखाई गई है। इन द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द स्टैचूज बल्क एंड अटेंडेंट्स tininess, one is reminded of Swift's portrayal of Gulliver in the land of Lilliput। गुलिवर ट्रेवल्स देखी, गुलिवर ट्रेवल्स थी ना वो, जो जिसमें लिलीपुट लैंड ऑफ लिलीपुट की बात की गई थी, तो वो बहुत बड़ा था, जाइगेंटिक फिगर थी और छोटे छोटे लोग थे। इसी तरह को इस पोएम में भी स्टैचू बताया गया है बहुत बड़ा, और उसकी जो अटेंडेंट है वो बहुत ही टाइनी है। The relationship between the statue and the attendant is like to that of that between a master and his slave। The latter is is the obedient of the former। इसमें स्टैचू और अटेंडेंट का रिलेशनशिप बताया गया है। कैसा है, मास्टर और स्लेव का है, और जो स्लेव है ओबीडियंट है अपने मास्टर के प्रति। 30 years now I have labored, वो बोल रही हैं कि 30 years now I have labored to dredge the silt from your throat, ऐसा इसमें बोला गया है। This is an acceptance by the speaker, there is an acceptance by the speaker, just wait, there is an acceptance by the speaker of her inferior role। जो स्पीकर है, जो एंट है, वो अपने इन्फीरियर रोल के बारे में बता रही है, एक्सेप्ट कर रही है उस रोल को। engaged in a thankless job with no hope of ever being free of it। she अच्छा, वो एक ऐसी जॉब में है जो कि थैंकलेस है, विद नो होप ऑफ एवर बीइंग फ्री, और उसको पता है कि वो कभी भी, उसको ऐसा है कि वो कभी भी उस काम से फ्री नहीं होगी। तो शी रिजाइन्स हर सेल्फ टू फेट, वो अपने आप को भविष्य के हाथों में छोड़ देती है। माई आवर्स आर मैरिड टू शेडो, नो लॉन्गर डू आई लिसन फॉर द स्क्रैप ऑफ कील ऑन द ब्लैंक स्टोन ऑफ द लैंडिंग, स्टोन्स ऑफ द लैंडिंग। ठीक है, it is a private experience that Plath speaks of, but she takes it beyond personal history and gives it in universal dimension by employing the Electra myth। ठीक है, with the reference to the Oresteia। इसमें ना इलेक्ट्रा मिथ की बात की गई है, और इलेक्ट्रा मिथ के साथ साथ जो अपने मिथ्स होते हैं ना, उनमें से रेफरेंसेस लिए गए हैं, ग्रीक मिथ में से रेफरेंस लिए गए हैं, और आगे हम पढ़ेंगे कि ये क्यों लिए जाते हैं अगली वाली पोएम जब हम एक्सप्लेन करेंगे डैडी। ओके, इट मे बी नोटेड दैट Plath is here dealing with a lost father theme। Loss of the father is one of many autobiographical subjects that Plath writes her poetry on। But she tries to give a universal applicability to the experience through the use of myth। For this reason, the father is visualized as a Greek god, as in full Fathom 5। Elsewhere, for the same effect, she evokes the Electra myth to describe the relationship between herself and her father। तो Electra myth का यूज़ किया गया है, फादर को एक ग्रीक गॉड का दर्जा दिया गया है ना, ताकि जो ये पोएम्स हैं, ये यूनिवर्सैलिटी इसमें आ जाए। लोग इसको ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी के ही फादर की बात की गई है, ये सबके फादर की बात की गई है जब वो ग्रीक गॉड माने जाते हैं। चलो, इसमें ना एक्चुअली ये बहुत डिफ़िकल्ट है आगे डैडी पोएम को थोड़ा सा डिस्क्राइब करना, तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि मैं एरियल पोएम ले लेती हूँ ताकि हमारे वीडियो जो हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। ठीक है, एरियल पोएम जो है, एरियल वॉज द नेम ऑफ द हॉर्स ऑन विच प्लैथ वेंट राइडिंग, डेड हर्ग्स इन हिज
in his notes on the chronological order of Sylvia Plath's poem, टेड हक बोलते हैं कि उनकी जब उन्होंने सिल्विया प्लैथ की पोएम्स का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लिखा था, तो उन्होंने एक नोट लिखा था कि टेड हक्स टेल्स अस दैट on one occasion the horse bolted and the poet was almost thrown off the saddle. ये बोलते हैं कि एक ओकेजन में हॉर्स ने बोल्टेड मतलब वो रैन अवे सडनली, है ना, एंड पोइट वॉज, और जो सिल्विया प्लैथ थी वो ऑलमोस्ट सैडल से गिरने ही वाली थी. ठीक है. With Plath writes is not straightforward and uncomplicated verse. अब सिल्विया प्लैथ जो है उनकी जो राइटिंग है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है और कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी अनकॉम्प्लिकेटेड नहीं है. She has many dimensions. There is an attempt to relate private experience to public experience. So personal experience, injury and hurt are viewed in a much larger context. क्योंकि जब हम कोई पर्सनल एक्सपीरियंस लिखते हैं लेकिन उसको जो है हम लोग किसी चीज़ से जोड़ देते हैं, किसी मिथ से जोड़ देते हैं, या कहीं से हम ग्रीक मिथ वगैरह से रेफरेंस ले लेते हैं तो यूनिवर्सल हो जाती है. द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ प्लैथ पोएम मे बी अ पर्सनल इवेंट, बट इट इज़ रिलेटेड टू एन इवेंट ऑफ ग्लोबल सिग्निफिकेंस इन सच अ वे दैट इट ग्रोज rapidly to bigger proportion and finally has a common application. This is a technique Plath learned from Robert Lowell. ठीक है. एरियल तो हो गया हमारा. अब हम थोड़ा सा ना पर्दा वाली पोएम्स भी कर लेते हैं. उसके बाद हमारे पास सिर्फ डैडी एंड लेडी लेजरस रहेगा. ठीक है. तो पर्दा हम करते हैं. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वुमेन फ्रॉम वीकलिंग टू सुपर वुमेन इज़ बेस्ट चार्टेड इन प्लैथ्स पोएम एंटाइटल्ड पर्दा. मीन्स वीक से एक सुपर वुमेन बनने तक की कहानी जो है वो बताई गई है. वेयर द फीमेल प्रोटोजेनिस्ट थ्रोइंग ऑफ ऑल शैकल्स ट्राइज टू शेक ऑफ द सुप्रीमेसी सेंटर ऑफ मेल डोमिनेंस, जहाँ वो सारी जंजीरें तोड़ देती हैं और मेल डोमिनेंस को पीछे छोड़ के वो आगे निकल जाती हैं. द डॉल लाइक ब्राइड इज मेटामॉर्फोस्ड into a lioness that brings about the death of a oppressor. इसमें डॉल लाइक एक ब्राइड है जो कि चेंज होती है लाइनस में और अपने ऑप्रेसर को मार देती है. इन द बी पोएम्स ऑफ प्लैथ, अब जो सिल्विया प्लैथ की इनकी जो बी पोएम्स भी हैं, बी पोएम्स भी हैं. द मिलिटेंट वुमेन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द क्वीन बी, है ना, एंड इन एरियल बाय द शूटिंग एरो एंड द ड्यू दैट फ्लाइज. फ्लाइंग मतलब एरियल पोएम में जो है एरियल पोएम में जो है शूटिंग एरो का यूज़ किया गया है. ऐसे से कुछ पोएम्स बताई है इसमें ना. फ्लाइंग इज़ वुमेन्स जेस्चर ऑफ मतलब अपने आप को डिफाइंस करना एंड हर बिड ऑफ टोटल एमेंसिपेशन. इसको छोड़ देते हैं. सिल्विया प्लैथ, नो मैटर वट हर सब्जेक्ट, अ कट थम, डिफॉर्म्ड बेबीज, अ फीवर, एन एडवेंचर ऑन अ रन अवे हॉर्स इन एरियल. मतलब इनमें बोला गया है कि सिल्विया प्लैथ का जो सब्जेक्ट है, जैसे कि कट उनकी जो पोएम है उसमें कट थम बोला गया है मतलब सब्जेक्ट, और थैलीडोमाइड एक उनकी पोएम है उसमें डिफॉर्म्ड बेबीज़ बोला गया है, बताया गया है. इन फीवर 103 डिग्री में फीवर है उनका जो सब्जेक्ट है. एन एडवेंचर ऑन अ रनअवे हॉर्स, एरियल पोएम में एक रनअवे हॉर्स का एडवेंचर बताया गया है. और अ मॉर्बिड फैसिनेशन विद डेथ इन एज पोएम में. ठीक है. ऑलवेज राइट्स एज अ वुमेन, वो हमेशा एक वुमेन की तरह ही लिखा है उन्होंने. शी राइट्स ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस बट शी हैज़ अ प्लेस इन पोएटिक ट्रेडिशन. शी मेक्स यूज़ ऑफ मिथ बट शी ब्रेक्स विद द मिथिक ट्रेडिशन ऑफ एलियट. मिथ का तो यूज़ किया है ना, बट एलियट की तरह नहीं किया है. शी डज ट्राई टू मूव फ्रॉम द पर्सनल टू द इम्पर्सनल
public stance, but the autobiographical element in her work is so strong that she is unable to rise much above the self. Autobiographical element जो है वो बहुत ज़्यादा है उनकी उसमें पोम्स में, चाहे कोई भी पोएम हो। मिथ का भी यूज़ करने के बावजूद, मिथ का यूज़ भी किया है, पर ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। इमोशन इज़ प्रेजेंटेड डायरेक्टली मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ वर्क और सम टाइम थ्रू द वेल ऑफ परसोना। उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट किए गए हैं। देर इज़ नो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इन एलियट सेंस। एलियट ने बोला है कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव यूज़ नहीं किया गया है। एंड ओके, बस इतना ही करते हैं इसका। हम रादर मैं थोड़ा पढ़ लेती हूँ ना। ट्रू, नहीं यहीं तक करते हैं, ठीक है। तो एलियट के सेंस में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव यूज़ नहीं किया गया है। चलो, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अभी हमें सिर्फ डैडी और लेडी लेज़रस रह गई है। ओके, थैंक यू सो मच।